हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है कि जब पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं तो वो पत्ते जो है वो ज़मीन की तरफ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। उस स्पीड को क्या कहते हैं हम? क्या आपको पता है कि जो बारिश के पानी के कतरे हैं वो ज़मीन की तरफ गिरते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हुए आ रहे होते हैं। अब उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं? क्या आपको पता है कि एक पैराशूटिस्ट जो है, पैराशूट ओपन करने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। उस कांस्टेंट स्पीड को क्या कहते हैं हम? क्या आपको ये पता है कि जो बर्फ जो है वो गिर रही होती है, या हम कहते हैं कि जो स्नो फॉलिंग होती है, तो स्नो फॉलिंग में जो स्नो के बर्फ के जो ज़रात होते हैं जिनको स्नोफ्लेक्स कहते हैं, वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी उस कांस्टेंट स्पीड को क्या कहते हैं? या क्या आपको पता है कि जब आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के अंदर वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। अब उस कांस्टेंट स्पीड को क्या कहते हैं? तो ये जितने भी हमने यहाँ पे ये फिनोमेना हमने देखी कि पत्तों का झड़ना, बारिश के पानी को जमीन की तरफ गिरना, पैराशूट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना और इस स्नोफ्लेक्स का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, ये सब कुछ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो अब ये टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से है और ये कांस्टेंट स्पीड किस तरह से है, अब इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को हमें समझना है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जिसकी वजह से ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब उस कंडीशन को हम यूँ डिस्कस करें कि लेट सपोज कि हमारे पास एक पत्ता है जो कि पेड़ से गिर रहा है और इस पत्ते का जो सरफेस एरिया है वो ये एरिया है पत्ते का। तो ये पत्ते का एक सरफेस एरिया है, ठीक है। अब जब पत्ता ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वो किस वजह से करता है मूव? हमें पता है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से करता है मूव, ठीक है। तो जब ये पत्ता डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो इस सरफेस एरिया पर हवा की जो है वो एयर रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक है। तो हवा की रेजिस्टेंस लगेगी इसके मोशन के अपोज में। कीप इन माइंड, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्या है कि मोशन के अपोज में जो है एयर रेजिस्टेंस लगेगी। तो इस एयर रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये ड्रैग फोर्स है। ये क्या है? ये ड्रैग फोर्स है। तो इस पत्ते के ऊपर अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्रैग फोर्स लगेगी और ये जब ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पत्ता जो है, ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी मोशन के अपोजिट में, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और ये ड्रैग फोर्स जो है वो क्या हो? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के क्या हो? इक्वल हो। मतलब ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे, एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये पत्ता जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हुआ जाएगा। तो इस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं कि ये स्पीड क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। और जहाँ पे ये कंडीशन मैच हो रही है, कीप इन माइंड, कहाँ पर? जहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है? मैच हो रही है, जहाँ पे ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में दोनों बराबर है, तो वहाँ पे वो स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन वहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड हो, कांस्टेंट तो होगी, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड होगी उस मैक्सिमम स्पीड को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने समझा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। बेसिकली ये वो मैक्सिमम स्पीड है जो कि एक पत्ता क्या करेगा? अटेन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए। तो जब ये मैक्सिमम स्पीड ये पत्ता अटेन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए, जहाँ पे ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर हों, तो उस स्पीड को, उस मैक्सिमम स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो थी डेफिनेशन थी इस टर्मिनल वेलोसिटी की। पानी का बूंद
ये भी इसी सेम कंडीशन की वजह से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। तो इसकी स्पीड भी वही टर्मिनल वेलोसिटी कही जाएगी। जब ये पैराशूटिस्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा, मूव करता हुआ जाएगा, जहाँ पे ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी स्पीड को, इसकी कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये जो स्नोफ्लैक्स हैं, मतलब ये स्नो बर्फ़ के जो ज़र्रात हैं जो ज़मीन की तरफ गिर रहे हैं, अब इनकी भी जो है कांस्टेंट स्पीड होगी, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ड्रैग फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ड्रैग फोर्स आपस में बराबर होंगे। तो इस कांस्टेंट स्पीड को, इस स्नोफ्लैक्स की कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और इन सारे कॉन्सेप्ट की, इन सारे फिनोमेना की, बारिश का बूंदों का गिरना, उनकी स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। पत्तों का नीचे गिरना, उनकी वेलोसिटी वो भी टर्मिनल वेलोसिटी है। पैराशूट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी स्पीड वेलोसिटी को भी हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप कि ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इस टर्मिनल वेलोसिटी की जो है वो डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे फॉर स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए। इस वाले केस को हम आगे सॉल्व करेंगे ताकि टर्मिनल वेलोसिटी का एक फार्मूला हम ड्राइव कर सकें। तो आइए चलते हैं अब टर्मिनल वेलोसिटी के हम फार्मूले को ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी डेरिवेशन को हम, टर्मिनल वेलोसिटी को हम चेक करेंगे, ड्राइव करेंगे। हमने टर्मिनल वेलोसिटी की इस डेफिनेशन पढ़ी, अब उसको हम यूँ लिख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि अचीव करेगा ऑब्जेक्ट जब वो फ्री फॉल मूव करेगा थ्रू गैस या लिक्विड के, ठीक है। हमने फ्लूइड कहा था, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं। तो चाहे लिक्विड में या चाहे गैस में, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होगा तो वहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है कि ड्रैग फोर्स बाय फ्लूइड की तरफ से, ठीक है, हवा की तरफ से, अगर गैसेज आप यूज़ कर रहे हैं या लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो पानी की तरफ से जो ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी वो बराबर किसके होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के होनी चाहिए। तो एफ जी बराबर किसके लिखें हम, एफ डी के बराबर लिखें। ये कंडीशन है उस कांस्टेंट स्पीड की, और वो कांस्टेंट स्पीड हमारे पास क्या कहलाएगी, टर्मिनल स्पीड कहलाएगी या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो रिजल्टिंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दोनों फोर्सेस, ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो हम यूँ कहते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब हम चलें कि ये एफ जी किसके बराबर है, एफ जी बराबर है वेट के, एम जी के। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका वेट क्या है, वो एफ जी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये बराबर किसके होगी, एम जी के होगी, ठीक। एम मास है, डेंसिटी के फार्मूले के मुताबिक मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आएगा तो रो मल्टीप्लाई बी, ठीक है, होगा। तो मास की जगह पर रो भी हमने रख दिया। तो ये आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम गिराएंगे तो स्टार्ट में क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और ड्रैग फोर्स जो है वो कम होगी, तो ये थोड़ा फास्टली मूव करेगा इसके अंदर। लेकिन जो ये मूव करता हुआ इसके अंदर जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। लेकिन जिस पॉइंट पर ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम यूं कहते हैं कि ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि इसके अंदर जब हम इस बॉल को छोड़ेंगे तो इनिशियली तो वो फास्टली मूव करेगा क्योंकि उसकी जो वेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर इस फ्लूइड की तरफ से जो ड्रैग फोर्स लगेगी उसके। लेकिन जो वो अंदर मूव करता हुआ जाएगा तो वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। जहाँ पर ड्रैग फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे वो एक कांस्टेंट स्पीड को अचीव कर लेगा। उस कांस्टेंट स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम हम क्या लेते हैं, 4/3 पाई r क्यूब।
आर रेडियस है, ठीक है, मतलब ये सेंटर से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है। अब हमें क्या करना है, इस v की जगह पे रख देना है इस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब ये मिल गई हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम यूँ लिखें कि ये जो इक्वेशन 1 अगर हम इसको कंसीडर करें, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 आप कंसीडर करो तो हम क्या लिखेंगे कि एफ जी बराबर किसके है, एफ डी के बराबर है। तो इस एफ जी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, एफ डी मैंने रख दिया। तो एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी के। अब हमें ये एफ डी मालूम करनी है ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, इस ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टोक्स लॉ फॉर स्फेरिकल बॉडी। तो इस स्टोक लॉ के मुताबिक हम ड्रैग फोर्स को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर जो है इस ड्रैग फोर्स की जगह पर जो स्टोक लॉ से हमें ड्रैग फोर्स मिलेगी वो हम पुट करेंगे, तो ही जो है वो हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। स्टोक्स लॉ किसे कहते हैं, स्टोक लॉ स्टेट दैट force that oppose the motion of a sphere through a viscous fluid is directly proportional to the velocity and the radius of a sphere and the viscosity of the fluid. स्टोक लॉ ये स्टेट करना चाह रहा है कि फोर्स जो कि स्फीयर की मोशन को अपोज करेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये ड्रैग फोर्स है, ठीक है। क्योंकि अगर स्फीयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है तो फ्लूइड की तरफ से जो उसकी मोशन को अपोज करेगी उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब इस ड्रैग फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, मतलब अगर हम कहें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के रहेगी, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये जो ड्रैग फोर्स है ये स्फीयर के रेडियस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर स्फीयर जितना बड़ा होगा, जितना उसका रेडियस ज़्यादा है, उतनी इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड की विस्कोसिटी के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, जितना फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतनी उस फ्लूइड की तरफ से ड्रैग फोर्स बॉडी की मोशन के अपोजिट में ज़्यादा लगेगी। तो इन 3 फैक्टर्स के यहाँ फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये स्टोक लॉ यूज़ किया जाता है टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, साइज और डेंसिटी ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट करने के लिए, और लिक्विड को भी जो है लिक्विड की भी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोक लॉ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो ड्रैग फोर्स यहाँ पे स्फीयर के ऊपर जो एक्ट करती है वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स है 6 पाई आर ईटा वी। अब ये हमें ड्रैग फोर्स जो है मिल गई स्टोक लॉ के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ करना है टू ड्राइव द टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। अब ये ड्रैग फोर्स हमें मिली है, हम क्या करेंगे कि इस एफ डी की जगह पर, यहाँ पर इस एफ डी की जगह पर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे ये 6 पाई आर ईटा वी हम रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम इसको देखते हैं कि स्टोक लॉ ड्रैग फोर्स बराबर एफ डी, यहाँ पे सिमाल में रखिएगा, किसके बराबर है 6 पाई आर ईटा वी के। तो हमने उस एफ डी की जगह पर हमने क्या रखा, 6 पाई आर ईटा वी रखा, बराबर किसके 4/3 पाई आर क्यूब रो जी के बराबर है, ठीक है। ये कैसे बराबर आया, क्योंकि एफ डी जो इससे पहले इक्वेशन थी उसमें 4/3 पाई आर क्यूब रो जी के बराबर था। तो इस एफ डी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 6 पाई आर ईटा वी हमने रखा। हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये वी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि 6 पाई आर ईटा को आप बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हमें रखेंगे। कैसे हम डिवाइड में रखेंगे, हमने देखिए यहाँ पे 1/6 पाई आर ईटा हमने रख दिया यहाँ पे। बाकी इस तरफ तो वी था, वी हमने, क्योंकि हम वी तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे पाई कैंसिल, ठीक है, ये वाला पाई कैंसिल, आर भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक आर कैंसिल, बाकी आर स्क्वायर बचेगा। और ये 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 18 बनेंगे। तो 4 और 18 आपस में ये हो जाएंगे 2/9। 2 का 4 पर 2 टाइम और 18 पर 9 टाइम होगा, ठीक। तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 2/9 आर स्क्वायर रो जी मल्टीप्लाई बाय 1/ईटा।
अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमें फार्मूला मिल गया फॉर स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है स्फेरिकल बॉडी के थ्रू विस्कस फ्लूइड, अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है एक तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू फ्लूइड डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ बॉडी के। दूसरा किसके ऊपर कर रही है? डेंसिटी पर। दूसरा डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये किस में, इनवर्स में नीचे। तो अगर ये विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा विस्कस होने की सूरत में टर्मिनल वेलोसिटी क्या रहेगी? कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो दूसरी पॉइंट है वो शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सरफेस एरिया के ऊपर भी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी उसके ऊपर हवा की रेजिस्टेंस क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो आपके पास जो है वो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या रहेगी? स्लो रहेगी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो बॉडी की जो है वो शेप और सरफेस एरिया के ऊपर भी टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है। सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया कौन सा? वो एरिया जिसके ऊपर हवा की रुकावट लग रही है। जैसे हमने पत्ते का एग्जाम्पल लिया था ना, तो पत्ते के ऊपर क्या कर रही थी? उस पत्ते का जो पूरा एरिया है सरफेस का, वो सरफेस एरिया कहलाएगा। अगर वो पत्ता जो है बड़ा पत्ता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसकी जो है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, अगर पत्ता छोटा पत्ता है उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा होगी। तो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। तो आई होप कि ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।